नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक है वितान भाग 2 और पाठ अतीत में दबे पांव। लेखक हैं इसके ओम थानवी जी। बच्चों, हम इसमें आज पार्ट 3 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और पैराग्राफ 1 हमने पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ 2, जो कि पृष्ठ संख्या 37 से 39 तक पर आधारित है। और पैराग्राफ है यहाँ से कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप और लगाया जा सकता है तक पर ये आधारित है। बच्चों, इसमें जो है अभी तक हमने ये पढ़ा कि खुदाई में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, उन सब का उल्लेख हुआ और जो 2 पुराने सबसे सुनियोजित शहर हैं उनका उल्लेख हुआ। अब इसमें जो है लेखक ने जो देखा वो उसका वर्णन उन्होंने किया कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा स्तूप का उल्लेख किया है, जो कि 25 फुट ऊंचा है और ये 26वीं सदी की पहल है और उसी समय की ईंटों के दम पर यह बना हुआ भी है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि 1922 में राखाल दास बनर्जी जब यहाँ पे आए थे, उनके आने का उल्लेख किया गया है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू करने का उल्लेख इसमें किया गया है। तो बच्चों, आपको बता दें कि 1922 में राखाल दास सबसे पहले खोजबीन करने आए थे यहाँ पर कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें थी उस समय। तो वहाँ आए तो उनको ये अनुभव हुआ कि जब थोड़ी सी उन्होंने खोजबीन की तो उनको ऐसा इल्हाम मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा लगा कि यहाँ तो ईसा पूर्व के भी निशान हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक उस समय जॉन मार्शल थे। फिर उनके निर्देश पर जो है वहाँ पर व्यापक खुदाई अभियान शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। और इस खोज का ही नतीजा रहा कि इसमें जब राखाल दास द्वारा खोजबीन करते करते और जो महानिदेशक थे उनके साथ करते करते मिस्र और पोटामिया इनका वहाँ पर पता चला कि इनके भी करीब चले गए, मेसोपोटामिया यानी कि इराक वर्तमान में। तो इसका भी उल्लेख इसमें जो है वो लेखक ने किया हुआ है कि हम उसके नज़दीक पहुंच गए और इस तरह से 2 सभ्यता का और वहां पर पता चला। सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाना। बच्चों, ये जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसको नागर भारत का, नए भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई, लेकिन यह जहां जैसे ठहरा हुआ था वैसे ही आज भी ठहरा हुआ है। तो इस तरह से इसकी यह विशेषता है इस स्तूप की कि इसे देख कर सुना जा सकता है, अर्थात आप अगर वहां जाकर के देखेंगे तो इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं वह भी आप सही जान पाएंगे और सही उसको मानेंगे। लेखक कहते हैं कि भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या उसके वृत्त चित्र देखे हों, जाहिर सी बात है कि किसी के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन जब तक उसको अपनी आँखों से नहीं देखा है, अपनी आँखों में नहीं कैद किया है, तब तक उसकी वास्तविक अनुभूति बच्चों नहीं हो पाती है। तो लेखक ने भी इसको कहा है कि पढ़ा और लिखा तो है, लेकिन अपनी आँखों से देखना होता है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसको, अब जैसे मान लीजिए ताजमहल के बारे में आपने बहुत पढ़ लिख रखा है, चित्र भी देख रखे हैं, लेकिन वहाँ जा कर के अपनी आँखों से देखना वह जो है वो एक अलग ही अनुभूति होगी। और ये पाठ ही लेखक का यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा में क्या होता है, यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अगर यात्रा आप कर रहे हैं कहीं की तो वास्तव में वही जो है आपको जो अनुभव देगी वही जो है पूरी तरह से अनुभूति के रूप में परिणित होगा। बाकी पढ़ने पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो अनुभूति नहीं आ सकती। तो इसका उल्लेख जो है उन्होंने किया है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है लेखक ने कि जो मौसम था वो जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी और पूरा वहाँ का जो वातावरण था वहाँ फीके रंग में रंगने की ऐसा लग रहा था कि कोशिश कर रही थी। और ऐसी स्थिति को देख करके उनको ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान होता है ना, राजस्थान जो जगह है उसका मिलता जुलता रूप उन्हें लग रहा था, क्योंकि वैसे ही टीले वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। बस एक ही
वहाँ पे अलगाव था, एक अलग स्थिति थी कि चूँकि रेगिस्तान में खेत नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर खेत जो है हरे भरे थे। और बाकी जो है जैसे खुला आसमान, आपने राजस्थान अगर गए हों तो देखा होगा, जैसे सूना परिवेश वहाँ का होता है, बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो यहाँ पर भी लेखक को महसूस हुई। चूँकि लेखक ने बहुत सारी यात्रा की हुई है, तो इसलिए उन्होंने उसकी तुलना जो है राजस्थान से की, और वहाँ जब वो गए तो उनको राजस्थान की याद आ गई। तो राजस्थान का भी इसलिए उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। स्तूप वाले चबूतरे का मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित होना। उन्होंने बताया कि जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, वह एक खास हिस्से में है, खास हिस्से में स्थित है, यानी उसका महत्व है। और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वानों द्वारा गढ़ कहा जाता है। बच्चों ये ध्यान रखना, गढ़ जो है आगे बहुत जगह प्रयोग होगा। तो जो चबूतरे का जो खास हिस्सा है उसको गढ़ कहा जाता है। और वहाँ पर क्या क्या है, जैसे एक होता है ना किसी शहर का एक विशेष इलाका जो है वो विशेष चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पर जो उस तरह का जो हिस्सा है उसको गढ़ कहा जाता है। और वहाँ है क्या क्या, वहाँ पर प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार का चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में स्थित होना। तो वहाँ ये सारी चीज़ें हैं जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। यह चबूतरा जो है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। और वहाँ क्या क्या है, वहाँ प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है, वहीं पर ज्ञानशाला है, और वहीं पे कोठार, कोठार मतलब अन्न का जो संग्रह करके रखा जाता है वो कोठार कहलाता है। तो वह सब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं पर हैं। और उसके बाद फिर वहाँ क्या है, वहाँ एक और विशेष बात है कि वहाँ अनुष्ठानिक महाकुंड का भी वर्णन है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। अगर बच्चों किसी के वास्तुकला की हम बात करें, शायद वहाँ के कई जगहों को मिलाकर के जितना सौंदर्य नहीं होगा, उतना एक अनुष्ठानिक महाकुंड है उसका वर्णन है। और उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यह है कि वह महाकुंड जो है वो आज भी अपने मूल रूप में जो है वो स्थित है। बाकी चीज़ें तो खंडहर हो गई हैं, लेकिन वह अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये चित्र में मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बौद्ध स्तूप है, और उसको तो आपने ये बौद्ध स्तूप है वैसे तो। और उसके बाद जो अनुष्ठानिक महाकुंड है वह भी आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो वह भी दिखेगा। उसकी भी जो ईंटें हैं वो जस की तस पड़ी हुई हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे जो घर मकान थे वो सब उनके अवशेष मात्र ही रह गए हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ पे फिर आधारित प्रश्न है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर कौन सा स्तूप बना है? बौद्ध स्तूप। आप सबको पता है इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता आपको मैंने बता दी है, वो आप अभी लिखेंगे। 1922 में सबसे पहले आकर खोजबीन कौन करना चाहते थे, उसका भी उल्लेख मैंने किया है, आप पैराग्राफ से उसको लिखेंगे। इल्हाम का अर्थ बताते हुए ये मैं बता दे रही हूँ, इल्हाम का अर्थ होता है अनुभूति। लिखिए कि लेखक को खोजबीन में क्या पता चला, तो क्या क्या बातें पता चली वो आपको लिखना है। पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का नाम बताइए। खोजबीन में किन 2 प्राचीन सभ्यताओं का पता चला, तो वो आपको हमने अभी बता दिया, मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक। किसे नागर भारत का लैंडस्केप कहा जाता है, तो बच्चों जो बौद्ध स्तूप है उसे ही नागर भारत का लैंडस्केप कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों यह पैराग्राफ भी आपका पूरा हुआ, और इस पर आधारित ये जितने भी लघु प्रश्न मैंने दिए हैं, इन प्रश्नों को बच्चों करते जाइए। इसी से आपके महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान में रहेंगे और पाठ भी पूरी तरह से याद रहेगा। ये पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसको याद करें। धन्यवाद।